तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करना, हम बोलेंगे क्योंकि आप लोग तो सब जानते हैं ना, यूनिट 1 तो सारा पढ़ा दिए हैं तो सब कुछ तो आपको पता होगा, तो हम बोलेंगे मेरे साथ कोऑपरेट करना, ठीक है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले आए थे तो इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे, इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में हम जानने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे आपके पापा का। यदि आपके पापा 2000 रुपये देते हैं और उसके साथ कहते हैं क्या कि आपको कैसे इसको यूटिलाइज करना, उसमें हर चीज आपको चाहिए, मतलब आपका वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, और आपके पास रिसोर्सेज क्या हो गया, पैसा, पैसा क्या है, लिमिटेड है। उस चीज को आप क्या करेंगे 2000 को, चाहे तो आप ड्रेस लेंगे, चाहे तो आप फोन में खर्चा करेंगे, चाहे तो टूर पर जाएंगे या डिनर करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। क्या 2000 रुपये में सब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कुछ काम नहीं कर सकते हैं। जो काम कर सकते हैं उसको क्या करेंगे, मतलब जिसमें ज्यादा हमको वांट सेटिस्फाइड होगा उस काम को हम करना चाहेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास, रिसोर्सेज क्या हो गया, फिर से बोलो, रिसोर्सेज हमारा रिसोर्सेज हमारा लिमिटेड, हम मींस ऑफ वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। इसी को हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में हम जान लिए थे, उसके बारे में हम डिफिनेशन की तरफ मूव किए थे। अब डिफिनेशन होता क्या है, तो सबसे पहले हम डिफिनेशन के बारे में हम बात किए थे, नहीं उसके पहले क्या वो बताए थे कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड आया वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से, जिसका क्या मतलब होता है, इकोनोमिया, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इकोनोमिया। उसको लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, इकोनोमिया। इकोनोमिया को मतलब क्या होता है, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट, और हाउसहोल्ड मैनेजमेंट में क्या हो गया, हमारा वांट्स अनलिमिटेड होता है और मींस हमारा लिमिटेड होता है। ये प्रॉब्लम हमारा आ जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाता है ना, ये प्रॉब्लम कौन फेस करता है, सिर्फ हम, आप या फिर सब नेशन, पूरा नेशन फेस करता है, या तो इंडिविजुअल हो या सोसाइटी हो चाहे वो नेशन हो, सारे ये प्रॉब्लम को फेस करता है। इंडिविजुअल मतलब हम लोग जैसे, सोसाइटी मतलब पूरा हम लोग जितना भी सोसाइटी में रहते हैं सब उसमें प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और नेशन का बात करते हैं तो नेशन में मतलब पूरा देश, देश कैसे फेस करता है हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताए थे, ठीक है। आपको तो याद है ना, ये रिवीजन क्लास है, बाकी रिवीजन क्लास, तो इसमें आपको सब चीज़ बता नहीं सकते। एग्जाम्पल आपको याद है तो सही है, नहीं याद है तो हमसे बाद में मिलीजिएगा, क्लास के बाद हम बता देंगे। तो इसके बाद हम मूव करते हैं किसके तरफ, डिफिनेशन की तरफ। डिफिनेशन को हम जानने के लिए क्या एक छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड बनाए हैं। फैमिली बैकग्राउंड में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले पापा कौन आते हैं, उसके बाद पापा के बाद कौन आता है, बेटा, उसके बाद मम्मी, उसके बाद दादाजी। अब पापा क्या चीज के बारे में बात करते हैं, वेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो पापा हमेशा वेल्थ के बारे में बात करते हैं। पापा का नाम बताओ, एडम स्मिथ। उसके बाद बेटा आता है, बेटा क्या चीज के बारे में बात करता है, वेलफेयर के बारे में, तो बेटा वेलफेयर के बारे में बात करता है। बेटा का क्या नाम हुआ, बेटा का नाम बताओ, ए मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल उसको नाम से बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है मम्मी। मम्मी क्या चीज के बारे में बात करती है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का कौन डिफिनेशन दिया था, मम्मी का क्या नाम है, लियोनार्ड रॉबिन। अब बात करते हैं दादाजी। अब दादाजी क्या चीज देखते हैं, वो सारे को फैमिली को साथ में लेके चलते हैं, वो क्या हो गया, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये सभी आ गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पापा के बारे में, वेल्थ के बारे में, ठीक है। तो वेल्थ के बारे में कब उन्होंने कौन डिफिनेशन दिए थे, एडम स्मिथ दिए थे। कब दिए थे, 1776 में। उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब जो बोलेगा पप्पा ऑफ इकोनॉमिक्स कौन हो गया, एडम स्मिथ, याद है ना, ठीक है। तो उन्होंने डिफिनेशन क्या दिया था, डिफिनेशन कुछ इस तरह दिया था, सुनिएगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, इनटू द कॉजेज, इनटू वेल्थ ऑफ नेशन। इनका मतलब क्या हो गया कि वो डिफिनेशन में करना चाहते हैं एन इंक्वायरी करना चाहते हैं। क्या इंक्वायरी करना चाहते हैं, नेचर एंड कॉजेज, मतलब वेल्थ होता कैसे और उसको कैसे क्रिएट किया जाए, जिसके बारे में नेशन में ये बोले थे ना। इनका डिफिनेशन इतना बोल के चुप हो गए थे, मतलब इतना ही बताएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंक्वायरी। इंक्वायरी करना मतलब इन्वेस्टिगेशन करनी है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालना, कस के बोलो थोड़ा, तो सीख इंफॉर्मेशन निकालना, मतलब किसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, तो वो हो गया हमारा इंक्वायरी। अब नेचर की बात कर सकते हैं, तो नेचर मतलब क्या हो गया, क्या है, क्या मतलब नेचर मतलब क्या हमारे लिए वेल्थ है, और कॉजेज मतलब इसको कैसे क्रिएट किया जाए। और बात करते हैं वेल्थ। वेल्थ हमारे लिए क्या हो सकता है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सेम हो सकता है वेल्थ, नहीं हो सकता। या आपके पापा के लिए वेल्थ हो सकता है पैसा, आपके लिए वेल्थ हो सकता है आपके साथ बाइक, या फिर आपके बच्चा के लिए हो सकता है चॉकलेट। मतलब यहाँ पर वेल्थ क्या होता है, हर जगह डिफर करता है। मनी, प्रॉपर्टी, कार, एसिड्स, नॉलेज, जितना कुछ है सारा कुछ वेल्थ में कवर होता है, ठीक है। उनका कुछ मेरिट था, कुछ क्रिटिसिज्म था। अब क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं, उनको क्या बुराइयां रह गए थे, जैसे कि उन्होंने क्या बोला था, सबसे पहले उनका बुराई ये रह गया था, उन्होंने क्या बोला कि ये जो वेल्थ का जो है वो मेटलिस्टिक चीज पर सिर्फ काम करेगा। क्या मेटलिस्टिक होना जरूरी है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही वेल्थ है। जिसको छू सकते हैं, नहीं देख सकते, जिसको देख
वो वेल्थ नहीं है। तब बताइए, एक बात बताइए, हम नॉलेज को यहाँ पे छू सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हमारे लिए वेल्थ नहीं है? ये भी वेल्थ होगा, लेकिन ये क्या एडम स्मिथ साहब क्या बोलते हैं, ये वेल्थ नहीं है। तो ये तो क्रिटिसिज्म हो गया ना उनका, मतलब कि जो चीज है नहीं बोल रहे। एक बात बताओ, हम अभी आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लेक्चर में रिवीजन करा रहे हैं, किस बेसिस पे करा रहे हैं, नॉलेज के बेसिस पे करा रहे हैं। तो मेरे लिए क्या हो गया, बेस्ड नॉलेज हो गया। यदि मेरे पास नॉलेज नहीं होता क्या हम ऐसे कर सकते थे, आपके पास डिलीवर कर सकते थे अपना लेक्चर? नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे लिए नॉलेज बेस्ड हुआ। तो उन्होंने क्या बोला कि नॉलेज हो या गुडविल है, उसको बेस्ड में काउंट नहीं करेंगे। क्यों काउंट नहीं करेंगे, जल्दी बताओ क्यों काउंट नहीं करेंगे? क्योंकि उसको हम देख छू नहीं सकते, इसीलिए, ठीक है। एक्टिव रहो, क्लास में एक्टिव रहो, ऐसा थोड़ी आप सुस्त रहोगे तो अच्छा लगेगा। तो आप बोलते रहो, मेरे साथ जब बोलोगे तब आपको आएगा समझ में। और दूसरा उनका क्रिटिसिज्म कुछ और रह गया था, किसी को याद है? दूसरा क्रिटिसिज्म उनका क्या था? नेगलेक्ट किया था वेलफेयर को, नेगलेक्ट वेलफेयर को किया था। वेलफेयर को करने का मतलब क्या, मतलब कि आपको वेल्थ क्रिएट करना तो आप वेल्थ क्रिएट करो, लेकिन आपको सोसाइटी को नहीं देखना है कि आपके लिए अच्छा लग रहा है कि हमको वेल्थ कैसे क्रिएट किया है, चाहे तो सोसाइटी को कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं वो सही है, मतलब अपना देखो। तो ये क्या सही है, यदि आप एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं, फैक्ट्री सेटअप करके उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो सोसाइटी को डैमेज हो रहा है ना, लेकिन आप भी उससे वेल्थ तो क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक में थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको कहीं ना डिसएडवांटेज हो रहा है ना, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो क्या हो रहा है, वेल्थ क्रिएट करने में कहीं ना कहीं वेलफेयर को नेगलेक्ट किया गया, नेगलेक्ट किया ना वेलफेयर को। वेलफेयर मतलब समझते हैं ना क्या होता है, अगर उन्होंने डेफिनेशन फिर उसी को ये क्रिटिसिज्म को लेकर फिर दूसरा आ गया इकोनॉमिक्स, जिसका नाम था एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल उन्होंने क्या वेलफेयर के बारे में डेफिनेशन दिया, उन्होंने डेफिनेशन के बारे में ये डेफिनेशन दिया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन अ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोशल एक्शन व्हिच इज द मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट दे यूज ऑफ द रिक्विजिट ऑफ द वेलबींग। मतलब वेलबींग करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, वेलबींग मतलब वेलफेयर, ठीक है। तो स्टडी क्या चीज करने बोल रहा है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड मतलब मानवता को स्टडी करो, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, मतलब बिजनेस में नहीं, उसके ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। अब एक बताओ, एक आदमी का ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, बताओ जल्दी। ये एक आदमी है, उसका ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, बोलो। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, आम जिंदगी में आदमी दो काम करता है, कौन सा दो काम करता है, या तो वो पैसा को अर्न करता है और दूसरा क्या करता है, स्पेंड करता है। अर्न करना मनी और स्पेंड करना मनी, मतलब अर्न करने का लिए भी सोर्सेज बहुत है और स्पेंड करने के भी सोर्सेज बहुत है। उसको क्या करना है, जो अर्न करेगा उसको और जो स्पेंड करेगा उसके बीच में एग्जामिन करेंगे, मतलब दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल को क्या लेंगे, सोसाइटी में लेंगे। एक बात बताओ, इंडिविजुअल के बारे में आपको जब उसके आदमी के बारे में जानना है तो क्या आप उसके जैसे घर में रहते हैं तब देखेंगे, या फिर वो बाहर सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है तब हमको पता लगेगा कि आदमी के बारे में, जब उसको सोसाइटी में ले जाएगा तो ये बोल रहा है कि एग्जामिन करना, तो कोई एक इंडिविजुअल है उसको सोसाइटी में लेके आओ। क्यों सोसाइटी में लेके आओ, यदि आप सपोज दैट आप संडे को घर में रहते हैं, ठीक है, संडे को घर में रहते हैं तो आप जैसे तैसे भी रह सकते हैं, मतलब कि अब क्या घर में रहते हैं तो जरूरी है क्या बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाता है, जब आप बाहर निकलते हैं तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, वॉच लगाते हैं और जूता का जरूरत पड़ता है, परफ्यूम का जरूरत पड़ता है। एक बात बताओ, आप घर में रहते हैं तब आपको जरूरत महसूस होता है या फिर बाहर निकलते हैं तब जरूरत महसूस होता है, बाहर निकलते तब जरूरत महसूस होता है। उन्होंने यही बात बोले कि इंडिविजुअल में उसको नहीं पता कर सकते वो कैसा रहता है, यदि जब उसको सोसाइटी में लेके आएंगे तब पता लगेगा कि वो कैसा बिहेव करता है। विच इज द मोस्ट क्लोजली, जब सोसाइटी के साथ क्लोजली कनेक्टेड होगा तो उसको पता लगेगा कि क्या क्या उसकी जरूरत है। देखो जब वो सोसाइटी में गया तब तो उसको पता लगेगा कि बाज की जरूरत है, परफ्यूम का जरूरत है, जूता का जरूरत है, तो बहुत सारे चीज का उसको जरूरत होगा, इसलिए अपने वेलफेयर को अचीव करने के लिए, वेलफेयर को अचीव करने के लिए। क्लियर है? क्लियर हो गया। तो अगला डिफिनेशन देता हूं, उन्होंने क्या मतलब कि इन्होंने भी क्या बोला, कहीं ना कहीं वो वेल्थ के बारे में ही बात कर रहे थे। इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया, वेलफेयर को, उसके बाद क्या बोला कि वेल्थ सही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या सारा फोकस कैसे किया, वेलफेयर को फोकस किया। क्या वेलफेयर सबके लिए सेम हो सकता है, मेरे लिए वेलफेयर आपके लिए वेलफेयर सेम हो सकता है, या फिर और आदमी के लिए एक, जैसे कि एक आदमी है वेलफेयर का बात करते हैं, जैसे कि हम इंटरनेट का यूज करते हैं, इंटरनेट का क्यों यूज करते हैं, मतलब मेरा वेलफेयर अचीव होता है, वेलफेयर अचीव होता है ना इंटरनेट से। इंटरनेट का यूज करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाना, उसके हेल्प से हम प्रोजेक्ट बना लें, ठीक है, प्रोजेक्ट बना लिए लेकिन मेरा वेलफेयर अचीव हुआ। वही एक
की बात करें, टेररिस्ट का बात करें, तो टेररिस्ट क्या करता है, उससे बम बनाएगा, बम बनाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, वेलफेयर वो अपना अचीव करेगा, लेकिन वो वेलफेयर क्या अचीव तो कर लेगा, लेकिन क्या होगा उससे, क्या होगा, सोसाइटी में डैमेज होगा, सोसाइटी डैमेज होगा ना, सोसाइटी को डैमेज होगा, इससे क्या होगा, अच्छा लगेगा क्या, वो बम बनाया और बम फेंक देगा और बोलेगा कि सबको मर जाएगा, तो बोलेगा कि हमको बहुत अच्छा लगा, आप तो नहीं बोल सकते, उसको अच्छा लगेगा, तो कहीं ना कहीं किसको अच्छा लग रहा है तो किसी को बुरा लग रहा है, समझ में आया ना, तो यहीं पर हो गया वेलफेयर के बारे में। फिर वो फोकस किए थे, वो मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु शिफ्टेड द एम्फेसिस ऑफ वेल्थ टू वेलफेयर, कौन शिफ्टेड किए थे वेल्थ से वेलफेयर की तरफ, अल्फ्रेड मार्शल हु शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम द वेल्थ टू वेलफेयर, तो आप बोलिएगा अल्फ्रेड मार्शल, वेल्थ से वेलफेयर वही मूव किया था ना। अब जो तीसरा मम्मी का बात करते हैं, लियोनार्ड रॉबिन, उन्होंने कुछ दिया था, वो कब दिया था, 1932 के अंदर उन्होंने बताया था, क्या चीज बारे में, स्कार्सिटी और चॉइस मेकिंग के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बोला था, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, वो क्या बोले थे, इकोनॉमिक्स साइंस है व्हिच इज द ह्यूमन बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड द स्केल्स, मतलब क्या है साइंस, साइंस करने का मतलब क्या होता है, साइंस होता क्या, साइंस करने का मतलब ये बताया था कुछ कॉज होगा तो उसको कुछ इफेक्ट होगा, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, उसको ह्यूमन बिहेवियर विद द रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्केल्स, इंड क्या है, इंड करने का मतलब क्या हो गया, इंड बताया था ना, ऐसा एक डायग्राम देखिए आपको कॉपी में, इधर बताए थे इंड, इधर बताए थे स्केल मीन्स, इंड हमारा क्या होगा, इंड हमारा बांड होगा, जो बांड क्या होता है अनलिमिटेड होगा, स्केल मीन्स मतलब क्या होगा, स्केल मतलब लिमिटेड, मीन्स मतलब रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज को क्या यूज करेंगे, अल्टरनेटिव वे में यूज करेंगे, समझ में आया। अब लास्ट चौथा की तरफ मूव करते हैं, जो दादाजी कर दिए थे, दादाजी क्या के बारे में बताए थे, पॉल सेमेंसन, वो कब दिए थे 1948 में, उन्होंने उनके डिफिनेशन को मॉडर्न और मॉडिफाइड डिफिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सारे डिफिनेशन को मॉडिफाई कर दिए थे, सारे डिफिनेशन को उठाए थे, अपना मॉडिफाई कर दिए थे, और इसलिए उनको मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उनके बाद कोई डिफिनेशन देने वाला आया नहीं है, तो कब दिया, सबसे ज्यादा दिन हुआ नहीं है, 1948 के अंदर उन्होंने डिफिनेशन दिया था, कब दिया था, एक बार बोलिएगा, 1948 के अंदर उन्होंने डिफिनेशन को दिया था। अब सुन भी लेते हैं उन्होंने डिफिनेशन क्या दिया था, दिस इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन नीड एंड द सोसाइटी should with or without use of money employ scarce resources having alternative use to produce the distribution from consumption now in future, मतलब यहाँ पे देखिए सारा का डिफिनेशन उठा के उन्होंने अपना डिफिनेशन में पुट कर दिया, और क्या के बारे में बोल दिया, फ्यूचर के बारे में उन्होंने नाम दे दिया, सिर्फ वो फ्यूचर के बारे में बताया। आज तक जितना भी डिफिनेशन पढ़े थे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, इन्होंने क्या बोला, सिर्फ ऐड किया क्या, फ्यूचर को ऐड करके इन्होंने अपने क्वांटिफाइड डिफिनेशन किया। स्टडी करना मतलब ये भी एनालाइज कर रहे, और सब भी तो स्टडी कर रहा था ना, ये इंक्वायरी कर रहा था, वो भी तो कहीं स्टडी कर रहा था, ह्यूमन मीन मतलब वहां पर मीन से ह्यूमन मांस को कर रहा था ना, तो यहाँ पर भी ह्यूमन स्केयर सोसाइटी स्केयर चूज करने के लिए भी बात बोला था, कौन बोले थे, लियोनार्ड रॉबिन, विद द एम्प्लॉय मतलब एलोकेशन करना, और क्या बोलते थे, अल्टरनेटिव यूजेज में कौन बताए थे, लियोनार्ड रॉबिन बताए थे। लियोनार्ड रॉबिन जो आए थे उन्होंने क्या बोला था कि ठीक है आपका हमारा बाउंस अनलिमिटेड है और मींस टू स्केयर वो क्या है, लिमिटेड है, तो क्या करेंगे, उसको अल्टरनेटिव वे में यूज करेंगे। उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम बताया था, प्रॉब्लम बताया, उसका सॉल्यूशन कोई बताया था क्या, नहीं बताया था। इसके बाद आगे मूव करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ ये फ्यूचर के बारे में बताया था, पॉल सेमेंसन, ठीक है, ये क्लियर हुआ, चार के चार डिफिनेशन क्लियर है आप लोग को। आगे मूव करें, चार डिफिनेशन के बाद, उसके बाद हम मूव किए थे कि इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। इकोनॉमिक्स कितने पार्ट में बांटा गया, दो, जल्दी बोलो, इकोनॉमिक्स को कौन कौन सा पार्ट में बांटा गया, मैक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब हो गया इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, और मैक्रो मतलब ये वाला मैक्रो में बात करते हैं क्या, एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या हो गया, स्मॉल, इसका मतलब क्या हो गया, लार्ज। ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, मैक्रो, MIKRO, ग्रीक में क्या बोलते हैं, MIKRO, और उसको क्या बोलते हैं, MAKRO। मैक्रो मतलब क्या हो गया, लार्ज, मैक्रो मतलब क्या हो गया, स्मॉल। इसमें इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर क्या बात करते हैं, एग्रीगेट के बारे में। अब स्लाइसिंग थ्योरी किसके अंदर आता है बताइए, स्लाइसिंग थ्योरी माइक्रो, और लमसम थ्योरी, लंपिंग थ्योरी मैक्रो, ठीक है। अब समझ में आया, जब हम एक इंडस्ट्री का बात करते हैं इन द बेसिस ऑफ फर्म, तो फर्म हमारा क्या बन जाएगा, इंडस्ट्री क्या बन जाएगा, फर्म हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो, और इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, मैक्रो। अब एक बात करते हैं, एक जंगल और एक पेड़, तो एक जंगल के अंदर क्या हो जाएगा, एक पेड़, वो क्या बनेगा, मैक्रो, और हमारा जंगल क्या बनेगा, मैक्रो, एक ये वाला मैक्रो, ठीक है। अब ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, क्लास में एक बच्चा का बात करते हैं पूरा क्लास से, ठीक है, तो एक बच्चा का बात कर रहे हैं ना, एक बच्चा का बात किया तो वो मैक्रो में आया, MI इंडिविजुअल हो गया, और पूरा क्लास क्या हो गया, मैक्रो।
ठीक है। अब एक चीज और सुनिए, यदि हमें पूरा क्लास को और पूरा बैच के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब एक बैच को पूरा बैच के साथ कंपेयर करते हैं, तो एक बैच जो हम कंपेयर कर रहे हैं, मान लो ये क्लास 12 है, तो क्लास 12 का बैच के साथ पूरा बैच के साथ कंपेयर करेंगे तो क्लास 12 क्या हो जाएगा? मैक्रो। और पूरा जो बैच हो जाएगा वो मैक्रो। ठीक है। एक चीज और सुनिए, यदि हम ये पूरा जो कॉमर्स क्लास है, ये क्लास को पूरा बिहार शरीफ के जितना भी क्लासेज है उससे कंपेयर करते हैं, तो एक ये क्लास क्या बन जाएगा? पूरा क्लास मैक्रो और पूरा बिहार शरीफ मैक्रो। ठीक है। तो आप लोग समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर डिपेंड करता है मैक्रो, और मैक्रो जानने के लिए उस पर देखना चलता है कि किस पर हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट्स में आ जाना आप लोग, नोट्स में आ जाना। तो यहाँ पे तो सारा कुछ कवर करवा दिए ना, सारा कुछ कवर करवा दिए हैं। मैक्रो का फर्स्ट पेज तो सारा क्लियर हो गया है। ठीक है। तो अब आ जाइएगा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में कितने तरह के नेचर बताया? मैक्रो और मैक्रो। ठीक है। अब मैक्रो के अंदर क्या क्या पढ़ने के लिए आता है? मैक्रो के अंदर क्या क्या पढ़ने के लिए आता है? ठीक है। मैक्रो के अंदर क्या क्या पढ़ने के लिए आता है वो देखते हैं। ठीक है। तो मैक्रो में क्या आपको कुछ हम बताए थे, इसमें कुछ मेमोरी टेक्निक दिए थे, MICRO के अंदर कुछ हम मेमोरी टेक्निक दिए थे। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने के लिए आता है? FC पे चलिए जल्दी बताओ क्या होगा इसका मतलब? F मतलब फैक्टर, एक मतलब होगा फैक्टर प्राइसिंग, सी मतलब होगा कंज्यूमर बिहेवियर, सी मतलब क्या होगा? कंज्यूमर बिहेवियर, पी मतलब प्रोडक्ट, बोलो आप लोग, पी मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट प्राइसिंग, पी मतलब इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ई मतलब क्या होगा? इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द पीपल, है ना, सेक्शन ऑफ पीपल है ना, इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लोक मतलब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और सवा मतलब बिहेवियर मतलब स्टडी ऑफ फॉर्म। तो आपको पास समझ में आ गया ना कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ने वाला? एफसी पे लोकसभा, ये मतलब फैक्टर प्राइसिंग, सी मतलब कंज्यूमर बिहेवियर, और पी मतलब प्रोडक्ट प्राइसिंग, ई मतलब इकोनॉमिक्स कंडीशन एंड द सेक्शन ऑफ पीपल, और लोक मतलब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और सवा मतलब स्टडी ऑफ फॉर्म। क्लियर है? ये मैक्रो की बात हो गया। अब बात करते हैं मैक्रो। मैक्रो का क्या बताया था इसका मेमोरी टेक्निक? सी के अंदर क्या होगा? एस क्या होगा? एस बताइए जल्दी से। एस मतलब क्या होगा? आपके पास लिखा हुआ, आपको कुछ एक्टिव ही नहीं हो, बिल्कुल ऐसा सो रहे हो क्या क्लास में? एक मतलब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ई मतलब जल्दी बताओ। ई मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ। समझ में आया? और एक और ई का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। अब बी का मतलब जानते हैं। बी मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई मतलब नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। हाँ, नेचर इनकम मतलब कि है कितना हमारा इनकम है और कितना नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट। आई का अंदर आ जी मतलब जनरल प्राइसेस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। तो आपको ये दोनों का मेमोरी टेक्निक समझ में आ गया? मेमोरी टेक्निक समझ में आ गया? देखो पहले बोल रहे हैं दिस रिवीजन फॉर यू नॉट फॉर मी। समझ में आया ना? ये आपके लिए ना कि मेरे लिए। तो थोड़ा सा फोकस करो। आपको क्लास में ऐसे में लगता है एक्टिव रहना चाहिए क्लास में। ठीक है, ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद हम क्या कुछ आगे क्या चीज की तरफ मूव किए थे? बताइए जल्दी से। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स अभी वो बताया ना, इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स को क्या है ये आप लोगों को बता दिए थे। ये सब हो गया है, स्पेशलिटी हो गया है। ठीक है, दो पार्ट में बात करते हैं, दो पार्ट में बात करते हैं इकोनॉमिक्स को। इसको मिटाते हैं, समझिएगा।
ये वाला समरी आपके कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। हम जो समरी है वो सब बनवा चुके हैं। इकोनॉमिक्स के दो गो, एक क्या ब्रांच, दूसरा क्या है नेचर। अब ब्रांच के बेसिस पे बांटते हैं, ब्रांच के बेसिस पे क्या इकोनॉमिक्स हो गया, याद है या नहीं है, याद है या भूल गए, याद है ना कि ये दोनों के बारे में पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, ठीक है। अब नेचर के बेसिस पे बात करते हैं। नेचर के बेसिस पे दो होता है, क्या क्या बताए थे, साइंस, दूसरा आर्ट्स। अब साइंस और आर्ट्स के बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है। साइंस के अंदर भी कितना तरह होता है, अरे बोलो, साइंस में क्या होता है, दो तरह का। कौन कौन सा साइंस होता है, दो तरह का, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव साइड और नॉन नेगेटिव साइड, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है या आर्ट्स है। आप लोग बताओ, आप लोग को पहले बता चुके हैं साइंस क्या है, साइंस आर्ट्स है या इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है या आर्ट्स है। आप लोग बोल रहे हैं दोनों है, हम आपके जो आप बोल रहे हो हम उस पर सहमत हैं कि हाँ ठीक है साइंस है और आर्ट्स है। अब ठीक है, अब बताओ साइंस हम कब कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को साइंस कब कर सकते हैं, जब साइंस का डिफिनेशन और इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन हमको सेम लगेगा, तब तो दोनों को हम सेम कर सकते हैं। सुनो ये अपनी बात, इकोनॉमिक्स को हम साइंस कब कर सकते हैं, जब साइंस का डिफिनेशन और इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन सेम हो। तो ठीक है, चलो अब निकालते हैं। अब कुछ हम साइंस का डिफिनेशन आपको बताए थे, क्या बताए थे, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या चीज के बारे में बात करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, इसके पहले हम बता चुके हैं। और इट हैज टू मेथोडोलॉजिकल एप्लीकेशन, इसका अपना एक टूल है, नापने के लिए एक टूल है ना, और इसके लिए क्या है, मेजरमेंट है, मेजरमेंट करने के लिए भी है, इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है, साइंस में क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइंस में हम चार चीज कर सकते हैं। सबसे पहले बात इसका कुछ कॉज एंड इफेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा, इसका मेथोडोलॉजिकल क्या है, एप्लीकेशन है, और तीसरा क्या है, इसका मेजरमेंट करने का तरीका, और चौथा क्या है, इसका फोरकास्ट कर सकते हैं। अब इफेक्ट एंड कॉज, इफेक्ट एंड रिलेशनशिप के बारे में हम जानते हैं। कॉज एंड इफेक्ट एंड रिलेशनशिप, जिसे क्या साइंस में बोला कॉज एंड रिलेशनशिप, तो बताओ इकोनॉमिक्स में कहां कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, कहां बताता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई आप पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएगा यदि प्राइस को हम घटाते हैं तो हमारा डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट बता रहा है ना, कॉज क्या हुआ, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस हम मान लो बढ़ा देंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर भी कॉज हो रहा है, मतलब कुछ किए तब तो कुछ हो रहा है ना उसके बदले में, तो यहाँ पर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है। तो हम मान लो साइंस है, साइंस में जो बोला कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो इकोनॉमिक्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये क्लियर हो गया। जब दूसरे बात आता है, इसका मेथोडोलॉजिकल एप्लीकेशन है, इसका कुछ टूल है नापने के लिए, जैसे कि ये डिमांड करते हैं तो आगे आपको बताएंगे इलास्टिसिटी होता है, मतलब कि कितना प्राइस घटाएंगे तो कितना मेरा डिमांड बढ़ेगा, कितना से प्राइस घटाएंगे कितना डिमांड बढ़ेगा, ये चीज पढ़ते हैं। और मेजरमेंट करने में भी वही चीज काम करते हैं, कौन सा जल्दी बताओ, इलास्टिसिटी का। और फोरकास्ट करने के बाद आता है तो क्या, तो साइंस में फोरकास्ट किया जा सकता है, जैसे कि आपका वेदर का फोरकास्ट करना है, और साइंस के अंदर फोरकास्ट होता है कि जी आज का मौसम कैसा होना है, कल का मौसम कैसा होगा, यहाँ तक तो अभी एक 10 दिन 15 दिन का भी मौसम का आपको गूगल पर मिल जाएगा आपको, तो फोरकास्ट कर देना आगे क्या होगा। तो साइंस में फोरकास्ट कर सकते हैं, क्या इकोनॉमिक्स में फोरकास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में किस ढंग से फोरकास्ट कर सकते हैं, जीडीपी आपको बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी हमको देश के बारे में जानना है तो जीडीपी से हमको पता लगाते हैं, क्या जीडीपी से पता लगाते हैं ना, तो भाई ये चीज हुआ, फोरकास्ट करना तो जीडीपी से फोरकास्ट कर सकते हैं। अभी का जीडीपी जैसा है तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे का क्या हो सकता है मेरा, तो यहाँ पर हो गया फोरकास्ट विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। यहाँ तक क्लियर है, साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम आपको बोल दें कि साइंस इकोनॉमिक्स जो है साइंस है, लेकिन आपको यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं डिफर करेगा, लेकिन हम बोलते हैं कि साइंस है लेकिन वो प्योर साइंस नहीं है। मतलब क्या हुआ बोलने का मतलब कि वो साइंस है लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है। परफेक्ट साइंस क्यों नहीं कहना है इकोनॉमिक्स को, आपसे आप पूछेगा क्या वो इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस है, नहीं है परफेक्ट साइंस। अब आपसे पूछा क्यों परफेक्ट साइंस नहीं है, तो आपको उसके बारे में रीजन निकालिएगा।
परफेक्ट साइंस क्यों नहीं है? परफेक्ट साइंस इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोई यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं है। जैसे साइंस में क्या यूनिफॉर्म ओपिनियन दिया हुआ है ना कि ऐसा बोलेंगे तो वही होगा, लेकिन एक बात बताओ कि इकोनॉमिक्स में यूनिफॉर्म ओपिनियन है? क्यों यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं है? ये हम मेरा सोच आपका सोच क्या सेम हो सकता है क्या? जैसे कि हम जो इकोनॉमिक्स के अंदर सोच रहे हैं वो कैसे के बारे में सोचते हैं? डेवलपमेंट, आगे पैसा के बारे में ज़्यादातर यहाँ बात करते हैं। तो क्या यहाँ पर मेरा सोच आपका सोच नहीं मिल सकता है? इसलिए क्या हो सकता है यहाँ पर यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं होता है। एक इकोनॉमिक्स कुछ बोल रहा है तो दूसरा इकोनॉमिक्स कुछ बोलेगा। यहाँ पे एक ओपिनियन किसी का नहीं होता, ठीक है। और दूसरा क्या बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ नीड, मतलब यहाँ पे डिपेंड करता है बिहेवियर ऑफ नीड, मतलब बिहेव कैसे करते हैं। आप शायद ज्यादा खर्चा करते हैं तो आपके लिए कुछ और हो सकता है, कम खर्चा करते हैं सेविंग पर ज्यादा मतलब फोकस करते हैं तो मेरे लिए कुछ हो सकता है ना। तो साइंस में तो सेम है लेकिन यहाँ पर आके इकोनॉमिक्स में डिफर कर गया ना। साइंस है लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है, इसलिए इसको बोले। और तीसरा चीज क्या होता है? मनी। हमेशा इकोनॉमिक्स में क्या है, हर चीज क्या चीज पर डिपेंड करता है? मनी पे डिपेंड करता है। क्या साइंस में मनी पर डिपेंड करता है? अब ग्रेविटी की बात करेंगे तो लो 10 रुपया लो, ऊपर डिवीजन जाना है नीचे नहीं आना, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन एक आदमी को पैसा देकर हम उससे काम करा सकते हैं ना, तो क्या इकोनॉमिक्स में आ गया ना, वो कवर हो गया ना, लेकिन वो साइंस में नहीं है। ये क्लियर है? तो 3 पॉइंट हो गया आपका क्लियर। अब चौथा पॉइंट, मेक टू प्रिडिक्ट करना, मतलब क्या ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? चाहे तो अभी आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है कल हमसे खराब बिहेव करने लगेंगे। तो प्रिडिक्ट करना है पर मुश्किल है कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि आम आदमी जैसे कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, अब मेरे पास आज पैसा नहीं है तो हो सकता है हम सस्ता चीज यूज करें, ठीक है। कल मेरे पास पैसा आ जाएगा तो एक बात बताओ, तो क्या हम साइकिल से आएंगे पढ़ाने के लिए या फिर हम कार खरीदेंगे? कार कर देंगे। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, बिहेवियर आदमी का चेंज हो रहा है क्या? पैसा आने से वो चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पर प्रिडिक्ट करना मतलब प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर कि आगे क्या होगा, शायद अभी कैसा बिहेवियर कर रहा हो सकता है बाद में कुछ और बिहेवियर करने लगे। जैसा आप लोग सुनते हैं कि पैसा होने पर घमंड हो जाता है, हो सकता है आज वो आदमी अच्छा है लेकिन कल पैसा हो जाएगा घमंड हो जाएगा उसको। तो प्रिडिक्ट करना यहाँ पर मुश्किल है, समझ में आया? अब दूसरा बात की है, ये हम क्या के बारे में, साइंस के बारे में बता देंगे, ठीक है। अब आर्ट्स के बारे में बताते हैं। साइंस क्या चीज के बारे में बताता है? साइंस बताता है प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। साइंस क्या बताता है? प्रैक्टिस। साइंस हमेशा टीच करता है। टीच क्या करता है कि कैसे, मतलब जैसे कि हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं वो एक तरह से साइंस है, टीच हो रहा है ना, टीच कर रहे हैं ना, और उसी को आप क्या करेंगे, रियल में जाके उसको प्रैक्टिकल में आप उसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्ट्स हो जाएगा। जैसे आपके पापा क्या चाहिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पापा बिजनेस करते हैं तो किसके बेसिस पे करते हैं? साइंस या आर्ट्स के बेसिस पे। यदि किसी के पापा कोई डिग्री लिए हुए हैं, MBA किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, तो हो सकता है वो साइंस और आर्ट्स दोनों बेसिस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जिसके पापा मान लो उतना पढ़े लिखे नहीं है, मतलब किए हैं लेकिन वो बिजनेस ऐसे ही रन कर रहे हैं, वो कैसे बिजनेस रन कर रहे हैं? आप देखे होंगे आपके दादाजी का बिजनेस होगा, फिर पापा उसको कवर कर लिए, फिर आप कवर कर रहे हैं, तो हो सकता है आप साइंस और आर्ट्स दोनों पे ले आओ क्योंकि आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन आपके पापा हो सकता है नहीं पढ़े हो, तो किसके बेसिस पर? आपके दादाजी जैसे सिखाए हैं वैसे ही पापा काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस से बढ़ रहे हैं ना। उसके लिए तो कुछ पढ़ने नहीं गए थे कि प्राइस कम कर देंगे तो ये हो जाएगा, हम आपको इसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके पापा जी पढ़े नहीं, वो प्रैक्टिस से जाने कि अच्छा हम ऐसा करेंगे तो ऐसा बिहेव करेगा, ये समझे। तो साइंस क्या होता है? साइंस हमें टीच करता है और आर्ट्स हमें क्या करता है? प्रैक्टिस के लिए बताता है, प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज होगा। ये क्लियर है? अब बात करते हैं दो वो साइंस के अंदर दो वो होता है, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव करने का मतलब ये हो गया, पॉजिटिव मतलब प्योर साइंस हो गया। प्योर साइंस जानते हैं क्या होता है? प्योर साइंस। उसका दूसरा नाम क्या हो गया? पॉजिटिव साइंस का दूसरा नाम प्योर साइंस। ये प्योर साइंस है, ये प्योर साइंस है। प्योर साइंस के बारे में क्या बताता है? फैक्ट के बारे में बताता है। अक्सर में जो है, यदि हम बोलेंगे इस क्लास में 10 बच्चा है तो फैक्ट है ना 10 बच्चा है, ठीक है। यदि हम बोलेंगे नहीं इस क्लास में 20 बच्चा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? होना चाहिए का बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर वैल्यू एंड जजमेंट पास कर रहे हैं। यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं? वैल्यू एंड जजमेंट। यहाँ पर वैल्यू एंड जजमेंट जहाँ पर पास किए, वैल्यू एंड जजमेंट पास किए तो क्या बन जाता है? वो पॉजिटिव बनेगा या नॉन नेगेटिव बनेगा? नॉन नेगेटिव बनेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पर फैक्ट के बारे में बात करता है वो होता है नॉन नेगेटिव, जहां पर हम वैल्यू एंड जजमेंट पास कर देते हैं तो क्या बनता है? सॉरी पॉजिटिव। जहां पर वैल्यू एंड जजमेंट पास कर देते हैं वो नॉन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। यदि हम बोले कि अभी का जीडीपी, हमारा जीडीपी 7.2 चल रहा है, असल में माइनस में चल रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं
7.2 चल रहा है, हम बहुत पहले बात कर रहे हैं, ठीक है 7.2 चल रहा है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं आप ये तो फैक्ट है ना 7.2 चल रहा है, लेकिन यदि हम बोल देते हैं कि आपका जीडीपी 10.5 होना चाहिए, तो जो होना चाहिए वो क्या होगा बताइए? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव, ठीक है। आपको एग्जाम के आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, तो क्या होगा ये? नॉर्मेटिव। आपको पढ़ना चाहिए, नॉर्मेटिव। पढ़ना चाहिए नॉर्मेटिव हुआ। और आपसे हम बात करेंगे, आपको एग्जाम देना है तो पढ़ाई करना होगा, हो सकेगा ना? समझ में आया ना? क्या मतलब जहाँ पर यहाँ पर वैल्यू एंगेजमेंट पास नहीं करते हैं, यदि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव। ये डिफरेंस भी आपको लिखा दिए थे, 4-5 डिफरेंस दिखाए थे आपको, सारा कुछ उसको एक बार आप खुद से रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ इशू के बारे में बात करता है, पॉजिटिव में क्या इशू के बारे में बात करता है, कौन सा इशू? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों का इशू के बारे में बात करेगा ना। और यहाँ पर नॉर्मेटिव में क्या चीज बात करेगा? यहाँ पर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स इशू, नॉर्मेटिव में ओपिनियन देगा। यहाँ पर क्या कर रहा था? सिर्फ फैक्ट बता रहा था, यहाँ पर ओपिनियन देगा। और दूसरा डिफरेंस क्या है? विद डील विद व्हाट यूज, क्या है, क्या था और कैसे होगा। और इसके बारे में क्या बोला? इसके बारे में क्या बोला है? इसके बारे में बोला है क्या? विद और टू बी, और टू बी मतलब क्या होना चाहिए इसमें। अब तीसरा डिफरेंस क्या था? जरूरी है कि सही भी हो, यहाँ पर क्या है? जरूरी है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ऐसे स्टेटमेंट, जैसे कि हम बोले कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो ट्रू है ना। इस क्लास में 10 बच्चा तो 10 बच्चा ट्रू है, लेकिन बोले कि ऐसा होना चाहिए, जरूरी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ट्रू नहीं है। तो इट फैक्ट एंड फिगर, कहाँ फैक्ट एंड फिगर के बारे में बात करता है? इसमें या इसमें? फैक्ट एंड फिगर पॉजिटिव में बात करें, नॉर्मेटिव में बात करें? पॉजिटिव में। यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर के बारे में बात नहीं करता है, यहाँ पर क्या चीज के बारे में बात करता है? यहाँ पर बात करता है स्टेटमेंट, यहाँ पर कुछ देता है, ठीक है। यहाँ पर चांसेस डिबेट होने का, डिबेट मतलब समझते हैं ना? नॉर्मेटिव में आएगा। डिबेट किसमें हो सकता है? इसमें या इसमें हो सकता है? नॉर्मेटिव में चांसेस किसमें? नॉर्मेटिव में डिबेट होने का। इसमें क्या डिबेट होने का चांसेस है? नहीं चांसेस, फैक्ट है, ऐसा है तो है, तो बस क्यों करना? क्या हम ऐसा बोले कि अभी बारिश हो रहा है, ठीक है, बारिश हो रहा है, बारिश बोल रहे हैं, बारिश नहीं हो रहा तो नहीं बोल रहे हैं, आप हमसे लड़ने लगोगे क्या? बारिश हो रहा है फिर भी आप बोल रहे नहीं बारिश नहीं हो रहा, जो हुआ ऐसा लड़ नहीं सकते। लेकिन हम बोलेंगे आपको कि शाम को बारिश हो सकता है, तो इसमें डिबेट हो सकता है, आप बोलोगे नहीं होगा बारिश, इसमें डिबेट हो रहा है ना, इसमें डिबेट नहीं होगा, पॉजिटिव में डिबेट नहीं होगा, इसमें डिबेट होगा, ठीक है। ये क्लियर है? डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स ये हो गया। और ये क्या हो गया? पॉलिसी इकोनॉमिक्स, मतलब इसमें पॉलिसी फॉर्म करते हैं, पॉलिसी फॉर्म करते हैं, इसमें फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। ये क्लियर हो गया? क्लियर है हाँ या ना? ये तो साइंस आपको आज क्लियर करवा दें, नॉर्मेटिव पॉजिटिव क्लियर करवा दें। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ, इसके पहले वाले क्लास में बताए थे, वहां सब ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। पता है कितने तक ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं? आपके कॉपी में लिखा है, आप कॉपी निकालिए, देखिए, आराम से देखिए और हमको जवाब दीजिए, जवाब देना है आपको, ठीक है। सब कुछ हम बोलेंगे, आप नहीं कुछ बोलेंगे, फिर क्या होगा? फिर रिवीजन करने का कोई फायदा है? ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरह का हो सकता है? दो तरह के। इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा हो सकता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो काम हम पैसा कमाने के मोटिव से करते हैं वो कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो काम हम पैसा कमाने के मोटिव से करते हैं वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो काम हम पैसा कमाने के मोटिव से नहीं करते वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टू अर्न मनी टू वेल्थ, वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जाए, वेल्थ यहाँ पे क्रिएट होता है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए आपको जो समरी दिखा है उसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या लिखा है? एनीथिंग व्हिच हेल्प टू जनरेट मनी टू कॉल वेल्थ। जैसे कि जो कुछ भी आपको पैसा कमाने के लिए आपको किया जाता है, जो कि पैसा कमाने में हेल्प करता है, वो आपके लिए क्या हो जाता है? वेल्थ हो जाता है। इसके पहले भी आपको वेल्थ का एग्जांपल हम समझा चुके हैं। नॉलेज, जैसे नॉलेज के बेसिस पर हम पैसा कमा सकते हैं ना, ये हमारे लिए वेल्थ हो गया, ठीक है, उससे हम पैसा कमा रहे हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा एक्टिविटी जो कि सेटिस्फाइज सोशल रीजनल एंड इमोशनल रीजन। मतलब क्या यहाँ पर क्या इमोशनल रीजन, सोशल रीजन, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वो कौन सा एक्टिविटी हो? इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। यदि हम कोई एक एनजीओ के अंदर जाते हैं, एनजीओ मतलब जानते हैं ना, एनजीओ मतलब जहाँ एनजीओ मतलब कोई बच्चा का एनजीओ, जहाँ पर बच्चा लोग को रखा जाता है, जो ऑर्फिन होते हैं ना, जो अनाथ बच्चे, तो उनको रखा जाता है, वो कौन सा होता है?
नॉन इकोनॉमिक्स उनको जाके हम पढ़ा रहे हैं, आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी असल में है नहीं, मतलब बता रहे हैं, हो सकता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के अंदर आ गया था। यदि हम जाएंगे उसके अंदर एनजीओ के अंदर पढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, सेटिस्फाइड पाना, अपना सेटिस्फैक्शन पाना। और क्या हो रहा है, सोशल वेलफेयर, मतलब सामाजिक कार्य कर रहे हैं आप, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप भंडारा होता ना, भंडारा में आप खाना खिला रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, इकोनॉमिक्स या नॉन इकोनॉमिक्स, नॉन इकोनॉमिक्स। आप वही आप एक होटल खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, काम एक ही हो रहा है, खाना खिलाना, खाना खिलाना, लेकिन खाना खिलाने कार्य से कर रहे हैं, पैसा कमाने के मोटिव से क्या कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर और सेल्फ सेटिस्फैक्शन। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स, कितने तरह के इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कितने तरह का होता है, पहले बोलिए। 3। पहला बिजनेस, प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों मतलब आप समझते हैं, तीनों मतलब समझते हैं। बिजनेस में क्या कर रहा था, मेन मोटिव मेरा क्या होता है, टू मोटिव टू अर्न मनी, समझ में आएगा। प्रोफेशन, अब बिजनेस और प्रोफेशन में आप डिफरेंस जानते क्या होता है, बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है, आप लोग सब एक समझते हैं। डिग्री में क्या डिग्री होता है। एक बात बताओ, हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन है, ठीक है। यदि हम दुकान पे जाकर अपना काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि सुनो, यदि मेरे पास मेरा 10 ब्रांच है, ठीक है, हम पढ़ाते नहीं है, मेरा 10 ब्रांच है क्लासेस का, कॉमर्स क्लासेस का 10 ब्रांच है अलग अलग जगह पर, ठीक है। हम सिर्फ वो क्या करते हैं, बैठ को मैनेज करते हैं, बिजनेस में आएगा, प्रोफेशन में आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। जैसे कि एक किसी तरह से आपको एक डिग्री मिलता है उस काम को करने के लिए, एक लाइसेंस मिलता है, एक आपको नंबर मिलता है, मेंबरशिप नंबर मिलता है, वो क्या चीज जाता है, फी। तो आप बताइए, यहाँ पर मनी अर्न करना, यहाँ पर क्या मोटिव होता है, फी। प्रोफेशन में हमेशा फी मिलता है। जैसे कि आप एक बात बताइए, सीए के पास जाइएगा तो क्या आपके पास वो क्या आपको कुछ गुड्स प्रोवाइड करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन बिजनेस में दोनों आ सकता है, गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, सर्विस ही होगा। क्यों सर्विस होगा, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सीए क्या कर रहा है, क्या क्या काम होता है, टैक्स आपका कम कर देना, टैक्स फाइल करना, ऑडिट करना, बहुत सारा काम होता है, अकाउंटिंग करना, ठीक है, ये सब जानते हैं ना, ये हो गया। दूसरा कोई एक प्रोफेशन का नाम बताइए, डॉक्टर के आप जाते हैं तो ऐसा बोलता है क्या, वो गुड्स सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज, सर्विसेज। उसके बदले में क्या वो फी चार्ज करता है, 300 रुपये लेगा, तो आपको क्या करेगा, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट आपको बुक होगा। समझ में आ रहा है ना। आप एक एडवोकेट के पास जाते हैं, एक वकील के पास जाते हैं, वो आपको क्या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज, और उसके लिए क्या वो चार्ज करता है, फी चार्ज करता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या हो सकता है। देखो सबसे बड़ा मिथ है ये, एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं और प्रोफेशन को समझते हैं। जो जॉब करता है वो प्रोफेशन है, जो मतलब जॉब नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर दोनों आ सकता है। इट मीन सैलरी पर्सन भी और वेजेज वाला पर्सन भी। आपके कौन से पढ़े होंगे, सैलरी एंड वेजेज बोथ आर सेम, बट यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपको अकाउंटिंग में भी अगर आप पढ़ोगे तो दोनों सेम नहीं होता है। क्यों सेम नहीं होता, आपको हम डिफरेंस दोनों के बारे में डिफाइन किए थे। सैलरी कब मिलता है, वेजेज कब मिलता है, बताइए। सैलरी एंड वेजेज सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है सैलरी एंड वेजेज, सैलरी में ब्रेन में फिजिकल, हाँ सही बात है। जहाँ पर मेंटल फोर्स लग रहा है, मेंटल फोर्स लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, सैलरी। जैसे कि यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो सैलरी पर्सन हो या बिजनेस पर्सन हो,
सैलरी पर्सन में अंदर आएंगे, वेजेस पर्सन में, सैलरी पर्सन में क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा तो नहीं उठा के कहीं पर माथा पर उठा के या फिर कुछ गुड्स उठा के काम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ किसके बेसिस पर? नॉलेज के बेसिस पर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मेंटेन मेरा काम हो रहा है ना। यदि एक आदमी बैठा हुआ ऑफिस के अंदर बैठा हुआ कंप्यूटर पर बस वो काम कर रहा है, तो उसका क्या काम हो रहा है? मतलब वो फिजिकली काम कर रहा है, यहाँ पर फिजिकली काम कर रहा है, फिजिकली काम कर रहा है या मेंटली काम कर रहा है? फिजिकली बेसिस पे काम करता है ना। एक आदमी ऑफिस के अंदर बैठ के वो कंप्यूटर पर टाइप कर रहा है, मेंटल उसका काम कर रहा है, उसका मेंटल यहाँ पर काम हो रहा है। बेसिस में क्या हो जाएगा? एक लेबर, एक फैक्ट्री के अंदर दोनों हो सकता है, सैलरी पर्सन भी और बेजेज वाला पर्सन भी, ठीक है। बेजेज वाला पर्सन कौन होगा? यदि कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो बेजेज से वो कर रहा है ना, बेजेज उसको दे रहे हैं ना। जैसे कि गुड्स उठा के मैन्युफैक्चर कर रहा है, मशीन के अंदर डाल रहा है, तो उसके अंदर कुछ इनपुट डाल रहा है, आउटपुट निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो उसको क्या मिलेगा? बेजेज मिलेगा। समझ में आया? जो गुड्स इधर उधर भी कर रहा है, नोट्स भी कर रहा है कि हाँ कितना गुड्स आया कितना गुड्स गया, तो उसको क्या मिलेगा? सैलरी। वो गुड्स मतलब उठा नहीं रहा है, वो काम ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, वो सारा वो सैलरी के अंदर मेंटेन कर रहा है। वो पर्सन जो काम कर रहा है, जैसे कि एक बहुत सारा फैक्ट्री में देखे होंगे तो कुछ पर्सन क्या रहता है? सिर्फ देखने वाला होता है, ठीक है। सब वर्कर अच्छा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको बेसिस नहीं मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगा, ठीक है। जो वर्कर काम कर रहा है उसको क्या मिलेगा? बेसिस मिलेगा। आप लोग फॉर्म में पढ़े होंगे ना, ऐसे लिखा होता है सैलरी एंड वेजेस, है ना, 5000 ऐसे लिखा हो रहता है। सैलरी एंड वेजेस दोनों मिला के लिखा होता है, लेकिन एक जब आप रियल वर्ल्ड में आप जाओगे तो दोनों को सेपरेट माना गया है, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर भी अलग अलग दिखाता है, और यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में भी आप लोग दिखाते होंगे, तो आप लोग का मालूम बैलेंस शीट में ट्रेडिंग अकाउंट दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी दिखाते हैं वहाँ पर दोनों का अलग अलग ट्रेड किया जाता है, ठीक है। और आगे दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। ट्रेडिंग में नहीं, पीएनएल अकाउंट में जाता है। पीएनएल अकाउंट में क्यों जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। पीएनएल अकाउंट क्या बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डालते हैं आपको? कुछ अकाउंट का बताइए तो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है? अकाउंट पढ़े ना, क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट में? क्या तो बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सा कैरेक्टर्स होता है? पहला क्या होता है? लव एंड अफेक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल नीड, रीजनल ऑब्लिगेशन और पांचवा सोशल ऑब्लिगेशन। लव एंड अफेक्शन का बात करें, लव एंड अफेक्शन मतलब क्या हो सकता है? आपके मम्मी पापा बेटा हो सकता है ना, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब नियर रिलेशन होना चाहिए। नियर रिलेशन मतलब क्या? आपके भैया आप हुआ ना, तो क्या हो रहा है? दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। तो आप मान लो भैया का कोई काम कर दोगे तो आपको किसके अंदर आ जाएगा? इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स? नॉन इकोनॉमिक्स, क्योंकि नेचर एंड अफेक्शन के अंदर किया गया है। आप एक कस्टमर के लिए काम करते हो, नेचर लव एंड अफेक्शन के अंदर थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हो जाएगा। पहला कैरेक्टर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, हम खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए रोड पर गए, झाड़ू दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रीजनल ऑब्लिगेशन, रीजनल ऑब्लिगेशन सामाजिक कार्य। आप लंगर में गए, आप गुरुद्वारा में गए और वहाँ पर खाना जो बनाता है ना, खाना बनाने वाले में हेल्प कर दिए, तो क्या हो गया? वो रीजनल हेल्प कर रहे हैं ना खाना बनाने में। अब मंदिर में गए, मंदिर में झाड़ू लगा दिए, या फिर मंदिर को साफ सफाई, या फिर मंदिर में कुछ दान दे दिए। रीजनल ऑब्लिगेशन खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। सोशल ऑब्लिगेशन कितना तो होता है कि कार्य पर कुछ गुड्स वगैरह ले लेता है, फिर उसको सेल्स करता है, तो वो खुद गुड्स शॉपकीपर को देता है। जो वो जहाँ भी सेल का बात हो गया, वो 1 रुपया भी ले लिया, वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में आ जाएगा। तो ये इसको मतलब सैलरी होगा या वेजेस से? कैसे? ये कोई बात ही नहीं हुआ। सैलरी और वेजेस कहाँ यूज किया जाता है? उस सैलरी बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस के अंदर आएगा। वो किसी के अंडर में कर रहा है, तो सर वो किसी के अंदर में कर रहा है तो वो वेजेस में आएगा, सैलरी में आएगा। अभी डिपेंड करता है वो कौन सा काम कर रहा है। यदि वो फल सब्जी बेचने वाला काम कर रहा है तो उसको बेसिस मिलेगा। कुछ गुड्स वगैरह जैसे किसी एजेंसी या किसी कंपनी का बिस्कुट सेलर में वो अच्छा, वो सेल वाला बात कर रहा था। किसी आदमी का मतलब कि एजेंसी से क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो वो मतलब क्या किसी के बिहाफ पे कर रहा है या खुद के लिए कर रहा है? किसी के भी हाथ में वो सैलरी पर मिलेगा। तो लेकिन वो तो गुड्स दे रहा है ना सब खुद से उठा वो उठा सप्लाई उसके पास गुड है क्या? उसको तो एक काम मिला है ना, उसको काम मिला है ना कि गुड्स को तुम क्या करो? सप्लाई करो, ठीक है। तो वो सैलरी पर्सन के अंदर आएगा।
वो कैसा काम कर रहा है। हो सकता है वो उठा के अपने लेके जा रहा है, क्या बोलेंगे, लेबर में कैटेगरी में डाल देंगे। हाँ, खुद उठा के लेके जा रहा है। हाँ, तो लेबर में आ जाएगा। और सिर्फ वो क्या कर रहा है, सिर्फ ऑर्डर देता है और सामान मिल जाता है, सैलरी परसेंट मिल जाएगा वो। जो फिजिकली वर्क किया वो आ जाएगा। फिजिकली जो वर्क कर दिया, हाथ पैर लगाने का काम हो गया, हो जाएगा वेजेस। और जिसमें मेंटली जहाँ पर ज़्यादा क्या यूज हो रहा है इसको देखना, ज़्यादा कहाँ यूज हो रहा है। शायद वो ज़्यादा काम कंप्यूटर पर करता है, सैलरी हो जाएगा। ये हो गया, ये क्लियर है आप लोग को। नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी खत्म हो गया। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा और चलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बताएं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों आपको समझ में आ गया। तो अब बता दें इकोनॉमिक्स ऑक्यूपेशन के अंदर क्या क्या आता है, बताइए क्या बताए थे। 3 चीज बताए थे ना इकोनॉमिक्स, कौन कौन सा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये तीनों को भूज के ये सर्विसेज दोनों का होगा, ठीक है। अब ये बात करें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, तीनों का होगा। प्रोडक्शन इस कलर से होगा, जैसे मान लो ये चीज हम प्रोड्यूस किए, प्रोडक्शन, इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के हेल्प से एजेंसी को देंगे, उसको फिर क्या करेगा, वो आगे फिर होलसेल को देगा, होलसेल के बाद वो कस्टमर के पास, हो सकता है फिर बाद में कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो डायरेक्ट वो कंज्यूम थोड़ी कर सकते हैं, फैक्ट्री में निकला हम कंज्यूम थोड़ी कर सकते हैं, बहुत सारे बीच में मीडिएटर होते हैं, तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्सचेंज किस ढंग से करेंगे, यदि आप शॉप पर गए, बिस्कुट बनाया, बिस्कुट का बिस्कुट कंपनी सप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूट करके आया शॉप में, आप क्या करेंगे, 10 रुपया देंगे, बिस्कुट उससे ले लेंगे, बिस्कुट ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज। एक्सचेंज इंडिविजुअल आप वो क्या चीज कर सकते हैं, मनी से कर सकते हैं। आप उसको मनी दिए 10 रुपये, तो आया ना, तो समझ में आया, तीनों चीज समझ आ गई। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होगा, इकोनॉमिक्स मोटिव होता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में, और क्या होता है, प्रोडक्टिव इन नेचर होता है, इकोनॉमिक्स रिसोर्स होता है, रेशनल यूज होगा, इकोनॉमिक्स ग्रोथ, अलिजिबिलिटी, वैल्यू होगा, लिक्विड होना चाहिए ये चीज, और सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। आया समझ में, ये हो गया पूरा का पूरा आपका यूनिट 1 का कंप्लीट। और सुनो एक मिनट, प्रोडक्शन आपको समझा दिया, ठीक है। प्रोडक्शन में जैसे नहीं, प्रोडक्शन की मतलब क्या हम बताएं कि जैसे कि एक टेलर मेड क्लॉथ का एग्जांपल देते हैं। एक टेलर क्या किया, कपड़ा कट किया, उसको क्या कर दिया, एक सेट बना दिया, वो क्या किया, प्रोड्यूस किया ना, प्रोडक्शन के अंदर आएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 चीज आता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है बताइए, फैक्टर लेबर, लैंड, प्रोडक्शन, बताओ कितना चीज आता है, लैंड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब बताओ लैंड के लिए हम लोग क्या देते हैं, लैंड के लिए रेंट देते हैं, और लेबर के लिए क्या देते हैं, कॉस्ट, वेजेस देते हैं ना, लेबर को वेजेस देते हैं ना, आपने बताया। और कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और एंटरप्रेन्योर क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है। आपको ये दूसरा ढंग से भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ रहेगा, या फिर आपको बोलेगा एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। एजेंट ऑफ प्रोडक्शन भी आपको बुक में दिया हुआ है, ये 4 चीज आपके अंदर आएगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये 4 चीज आएगा। ये आया ध्यान में, दुकान में आ गया ध्यान में। अब एक्सचेंज का बात करते हैं। एक्सचेंज के अंदर कितना आता है, 2 चीज। एक कौन कौन सा एक्सचेंज होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या, प्रोडक्ट का प्राइसिंग हो सकता है, डिफर कर सकता है। होलसेल मार्केट में, रिटेल मार्केट में क्या सेम होगा, मोनोपोली मार्केट या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या सेम होगा, नहीं होगा। हर मार्केट में वहां पर डिफर करता है, वो होगा प्रोडक्ट प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब हो सकता है हर फैक्टर पर वो क्या करता है, डिफर करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको 4 बताया, ठीक है। यदि हम ये प्रोडक्ट हम जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस एक मार्केट कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका कितना दाम है, 20 रुपया, ठीक है। यदि हमको रेट मेरा बढ़ा देगा, रेट मेरा कहीं पर जा रहे थे तो रेट मेरा बढ़ाएगा, तो क्या चीज हम जो रेट हम बढ़ाएंगे तो हम अपने घर से थोड़ी देंगे, वो सारा बजट किससे, इस मार्केट में फिट करेंगे, है ना। तो मान लो वेजेस बढ़ा देगा, लेबर बोलेगा नहीं हम इतना लेंगे, आप ज्यादा लेंगे, तो हो सकता है आपको ज्यादा लेगा, तो इसका बटन फिक्स करेगा, इस पर होगा, तो होता है फैक्टर प्राइसिंग। मतलब हर फैक्टर के प्राइसिंग पर भी एक प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है। ये हुआ आपका टोटल के टोटल यूनिट 1 का। क्लियर है, नोट्स आपको दे दिए हैं, नोट्स में आपको लिखा हुआ है सब। और आपको जब भी मन करे यूट्यूब पर ये डला जाएगा, यूट्यूब पर आप जाइएगा, वहाँ पर रिवीजन लेक्चर आप कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।